तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं मुकम्मल जवाब हूँ, कभी वक्त मिले तो पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। देखिए, आज मैं आपके लिए ट्रिक लेके आया हूँ मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स याद करने की एक शानदार ट्रिक, जिसकी हेल्प से आप सीक्वेंस वाइज फंडामेंटल राइट्स को याद कर सकेंगे। तो चलिए, ट्रिक देखने से पहले हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए। संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 में, भाग 3 में, और अगर आर्टिकल की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 के तहत, आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है भारतीय संविधान में। एक बेसिक सा क्वेश्चन बनता है, मैग्ना कार्टा क्या है एक्चुअल में। तो ये एक फ्रेंच लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मतलब है अधिकार। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार, या बोलें तो अधिकार पत्र। इसका सर्वप्रथम उपयोग किया गया ब्रिटेन में। इसका उपयोग किया गया सबसे पहले ब्रिटेन में। तो क्वेश्चन बनता है, संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट्स को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूल अधिकारों की अगर हम बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए। और मौलिक अधिकारों में देखिए, निलंबन की अगर हम बात करें कि क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो जी हाँ, इमरजेंसी के टाइम पर, आपातकाल के समय राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यह हमारे कुछ मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को कुछ समय के लिए इमरजेंसी के टाइम पे राष्ट्रपति। यह अधिकार राष्ट्रपति को है। आगे बात करते हैं, क्या मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये शक्ति है संसद के पास। संसद हमारे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है। अगर कोई मौलिक अधिकार समाज पर धब्बा है या किसी को नुकसान होता है उस मौलिक अधिकार से, तो उसको हमेशा के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है। अधिकार संसद के पास है। अब यदि संसद को मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार है, तो मौलिक अधिकारों का रक्षक भी है, जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। और मौलिक अधिकारों का रक्षक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट हमें सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है आर्टिकल 32 के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। क्या मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं, इम्फोर्सेबल? तो जी हाँ, मौलिक अधिकार इम्फोर्सेबल है। मौलिक अधिकार इम्फोर्सेबल भी हैं, परिवर्तनीय भी हैं। हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इम्फोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि भाई इसका मौलिक अधिकार है, इसको दिया जाए। तो मौलिक अधिकार परिवर्तनीय भी हैं। तो चलिए, अब हम बात कर लेते हैं अपनी ट्रिक की, जिसकी हेल्प से मैं आपको सीक्वेंस वाइज मौलिक अधिकार याद करवाऊंगा। तो देखिए, ट्रिक क्या है हमारी। ई और एफ नाम के 2 लड़के हैं जिन्होंने शोध किया और बताया कि शिक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाए। ये हमारी छोटी सी ट्रिक, ई एफ शोध शिक्षा। ई और एफ नाम के कोई 2 लड़के हैं जिन्होंने शोध किया और बताया कि शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया जाए। जी हाँ, तो इस छोटी सी ट्रिक से हम सीक्वेंस वाइज इसको याद कर सकते हैं। वो कैसे, देखिए। ई की अगर हम बात करें तो ई फॉर इक्वेलिटी। इक्वेलिटी मतलब समानता का अधिकार। हमें समानता का अधिकार प्रदान किया गया आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक, 14 से 18 तक हमें का अधिकार है। एफ फॉर फ्रीडम मतलब स्वतंत्रता। दूसरा अधिकार, हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 से 22 तक, हमें कुछ स्वतंत्रताएं दी गई। अगर हम आगे बात करें शोध, इसमें शो से होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया हमें तीसरा अधिकार। और इसका आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल है 23 और 24 के तहत हमें शोषण के विरुद्ध कुछ अधिकार दिए गए। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आता है हमारा इससे होगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
आगे अगर हम बात करें शिक्षा, तो शिक्षा से आप याद रखेंगे शिक्षा तथा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा तथा संस्कृति संबंधी अधिकार हमें दिया गया और इसका आर्टिकल होगा आर्टिकल 29 और 30 के तहत हमें शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार दिए गए। देखिए आर्टिकल 31 को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। आर्टिकल 31 में हमें संपत्ति का अधिकार दिया गया था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की श्रेणी से इसको हटा दिया गया। 1978 44वां संविधान संशोधन 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और भारतीय संविधान में 300A नाम का एक अनुच्छेद जोड़ा गया। 300A अनुच्छेद के तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 300A नामक एक अनुच्छेद जोड़ा गया भारतीय संविधान में और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब अगर हम बात करें आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो 30 से 35 के तहत हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 32 से 35 के तहत हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 12 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 12 तो आर्टिकल 12 में हमें क्या बताया गया है, आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट, इसके बारे में बताया गया है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। और यहाँ पे राज्य लैंग्वेज समझिएगा स्टेट की, यहाँ पे स्टेट कोई एक स्पेशल राज्य के बारे में नहीं कहा गया है, यूपी बिहार ऐसा कोई स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होगा यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट और अन्य कई अथॉरिटीज जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड, ONGC और कई ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जिनको नियम और कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आर्टिकल 12 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो। हालांकि समाज को सही दिशा में लाने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनसे मौलिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। ये बताया गया है आर्टिकल 12 में। चलिए देखते हैं आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 13 में अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 13 में कहा गया है आपके पास मूल अधिकार हैं, ठीक है, आपका मूल अधिकार तब तक है जब तक कि आपके मूल अधिकार असंगत ना हो, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यह असंगत हो जाते हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम होती है तो इनको घटा दिया जाता है मूल अधिकारों को। तो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण के बारे में बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कि किसी के घर में घुस के गाड़ी चलाएं, तो ये फिर गलत बात हो जाती है। मूल अधिकार तब तक ठीक हैं जब तक कि उससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो आर्टिकल 13 में यही बताया गया है अल्पीकरण के बारे में कि आपके पास मौलिक अधिकार हैं वह तब तक ठीक हैं जब तक इससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। अगर आपके मौलिक अधिकार असंगत हो जाते हैं, इससे किसी को प्रॉब्लम होती है, तो इसको हटा के कम कर दिया जाता है। आगे इसमें क्या बताया गया है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी इसमें बताया गया। प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लागू होने से पहले के जो कानून थे वो भी लागू होंगे, बशर्ते कि मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, बशर्ते कि उन कानूनों से किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान के पहले से, जैसे IPC संविधान लागू होने से पहले का है, इंडियन पिनल कोड, तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन में यही बताया गया है आर्टिकल 13 के तहत, जैसे कि पहले भारत में एक एजुकेशन एक्ट आया था, उसके तहत जो निचली जाति के लोग होते हैं, दलितों को कक्षा में बैठकर पढ़ने का अधिकार नहीं था, क्लास में बैठकर उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उन्हें बाहर से पढ़ना होता था, ये एजुकेशन एक्ट था। तो वो अब लागू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकार में हमें बताया गया है कि
धर्म, जाति, वंश आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो एजुकेशन एक्ट अगर दलितों को कक्षा से बाहर बैठ के पढ़ने को बोला जाए तो ये तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, इसलिए एजुकेशन एक्ट वो अब लागू नहीं होगा यहाँ पे। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 13 में यह भी कहा गया है कि संसद कोई भी, अब आगे भी संविधान लागू होने के बाद भी संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें आर्टिकल 13 में बताया गया है। आर्टिकल 13 में यही बताया गया है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान लागू होने से पहले जो कानून हैं वो भी लागू होंगे, बशर्ते कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। और संविधान निर्माण होने के बाद भी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।